नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम झगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू कर रखी है और उस सीरीज़ के तहत हम आपको कम से कम 13 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हमारे पास 14 क्लास रहेगी और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन वंश। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था शुंग वंश के बारे में और कर्ण वंश के बारे में। दोस्तों, आपका शुंग वंश का जो संस्थापक होता था वो पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था, जो कि 184 ईसा पूर्व टाइम पीरियड रहा करता था। और उससे आगे आपका कर्ण वंश आया था। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्णम हुआ करते थे, जो आपका 75 से लेके 30 ईसा पूर्व तक का समय काल रहा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सातवाहन वंश। और इस सातवाहन वंश का जो टाइम पीरियड है वो 30 ईसा पूर्व से लेके 250 ईसा पूर्व तक रहेगा। 250 ईस्वी तक। दोस्तों, ईसा पूर्व का समय काल जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ता है। जैसे ये 30 से लेके 0 तक जाएगा, उसके बाद 1 से लेके 250 ईस्वी तक ये काउंटिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो दोस्तों, आपके सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को कहा जाता है। सिमुक इसके संस्थापक होते थे। और अगर इस वंश की हम सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ करता था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। और कहा जाता था दोस्तों, ये बहुत शक्तिशाली राजा होता था और इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और पुराणों में इस वंश को आंध्र भोज वंश कहा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपका जो सातवाहन वंश है पुराणों में उस वंश को क्या कहा जाता है? तो आंध्र भोज वंश कहा जाता है। अभिलेखों में इस वंश को सातवाहन वंश कहा जाता। तो इस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों पहले भी वीडियो में, जिसमें हमने शुंग वंश और आपका कर्ण वंश पढ़ा था, जिसमें हमने चांदी के सिक्के की बात की थी, शुद्ध सोने के सिक्के की बात की थी, सोने के सिक्के की बात की थी और शीशे के सिक्के की बात की थी। इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र को बनाया था। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। सातवाहन वंश का जो विस्तार है वो आंध्र प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। सिमुक ने जो है वो 3 यज्ञ करवाए थे। एक होता था आपका राजसूय यज्ञ, 2 अश्वमेध, मतलब एक राजसूय यज्ञ करवाया था और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये अश्वमेध यज्ञ वही है दोस्तों जो अयोध्या में श्री राम जी ने करवाया था, जिसमें 2 घोड़े छोड़े जाते हैं। सातवाहन वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से भी मिलती है और इसमें हमें 19 शासकों का वर्णन मिलता है। सिमुक ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म और चैत्य इन तीनों को बढ़ावा दिया था, परंतु अपने अंतिम समय में ये बहुत अत्याचारी राजा बन गया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म में शांतिपूर्वक राज आता था, जैन धर्म में भी शांतिपूर्वक राजा रहते थे और चैत्य में भी जो है वो युद्ध नहीं किया करते थे। इसलिए इसमें भैरी घोष की जगह जैसे दम घोष अपनाया था ना, किसने अपनाया था? हमारे राजा हुआ करते थे, आपके मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे सम्राट अशोक। उन्होंने भैरी घोष की जगह दम घोष अपना लिया था। युद्ध लड़ने की जगह वो शांतिपूर्वक रहने लग गए थे। ऐसे ही इन्होंने शांतिपूर्वक से लेके आगे चलकर ये युद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं और ये अत्याचारी राजा बन जाते हैं। सिमुक का जो बेटा होता है उसका नाम कृष्ण होता है और कृष्ण का जो बेटा होता है उसका नाम सातकर्णी प्रथम होता है। दोस्तों, सातकर्णी प्रथम भी इस वंश का प्रतापी राजा होता था तथा सातकर्णी प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, हमने पहले भी जिक्र किया था, एक होता है संस्थापक। संस्थापक होता है जो इसकी किसी चीज़ की या वंश हो या किसी भी चीज़ की नींव रखता है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक होता है, वास्तविक संस्थापक वो होता है दोस्तों जो उस वंश को असल शक्ति देता है। इसका वास्तविक संस्थापक होता था वो सातकर्णी प्रथम को कहा जाता था। और सातकर्णी प्रथम दोस्तों किसका बेटा होता था? कृष्ण का। और कृष्ण किसका बेटा होता था? सिमुक का। सातकर्णी प्रथम को दक्षिण पंथ स्वामी भी कहा जाता था। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, दक्षिण पंथ स्वामी किस राजा को कहा जाता था? तो वो क्या होगा? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की अगर पत्नी का नाम पूछ ले तो नयनिका होगा दोस्तों। और नयनिका से हमें नानाघाट अभिलेख मिलते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि सातवाहन वंश ने सावत प्रथा चालू की थी। इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी, क्योंकि दोस्तों ये चाहते थे कि भाई मैं ब्राह्मणों को मुद्रा या रुपया ना दे के उनको भूमि दान करूं, जिससे कि उन्हें
रहने में की व्यवस्था प्रदान हो सके, इसलिए ब्राह्मणों को वो भूमि दान प्रदान किया करता था। सातकर्णी प्रथम ने बौद्ध भिक्षु को भूमि दान देना शुरू किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसने 2 फील्डों में जो है भूमि दान देना शुरू किया था, एक तो ब्राह्मण वाले फील्ड में और एक बौद्ध भिक्षुकों को भूमि दान देना शुरू किया था। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नयनिका कुछ समय के लिए रानी बनी थी। और दोस्तों कलिंग के राजा जो खारवेल होते थे, उन्होंने सातकर्णी प्रथम को हरा दिया था। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। दोस्तों ये हाथी गुफा अभिलेख वही है जिससे हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिलती है। हमने पिछली कई वीडियो में हाथी गुफा अभिलेख का जिक्र किया है और इस हाथी गुफा अभिलेख में बहुत से हमने अपने तथ्य जो है प्रकट किए हैं और बहुत सी चीज़ों का वर्णन मिलता है, इसलिए हाथी गुफा अभिलेख जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वंश का अगर अंतिम शासक पूछ ले तो दोस्तों हाल होता था, और हाल जो है वो 17वें नंबर वाला राजा हुआ करता था इस वंश का। हाल को जो है प्राकृतिक भाषा का कवि माना जाता था और गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा बना था। कब दोस्तों 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक राजा बना था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजा गज और विंद नरेश की उपाधि धारण की थी। इसकी सेना ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों कौन कौन से वो 3 स्थान हुआ करते थे जिस पर गौतम पुत्र सातकर्णी ने कब्जा किया था? एक अरब सागर होता था दोस्तों, एक बंगाल की खाड़ी और एक हिंद महासागर। इन तीनों पर इसकी सेना ने कब्जा कर लिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी कहता था कि मेरे अंदर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के समान बल है। दोस्तों ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली माना करता था और इसका कहना था कि मैं श्री कृष्ण के समान बलवान हूँ और मैं बलराम के समान बलवान हूँ। इसने अमरावती कला का विकास भी करवाया था। इसने शकों और यवनों को हराया था। ये शकों और यवनों अपोजिट पार्टी से होते थे दोस्तों। जब भी युद्ध या आक्रमण किया करते थे, बाह्य आक्रमण, ये इन्हें हरा दिया करता था। इस वंश ने शीशों के और चांदी के और कांसे के इन तीनों के सिक्के चलाए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक मात्र सत्रात्मक राजा हुआ करता था और इसने जो इसके समय में प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि चला करती थी। दोस्तों इस वंश का जो अंतिम राजा जिसे हम 19वां राजा बोल देते हैं वो कौन होगा? पुलुमानी तृतीय। तो इस वंश में कुल 19 ही राजा होते थे और 19वां राजा आपका पुलुमानी तृतीय कहलाया था। ये अंतिम राजा होता था दोस्तों। इसके बाद इस वंश में हमें किसी अन्य राजा का वर्णन नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था हमारा सातवाहन वंश और ये वंश कंप्लीट रहेगा। हमारा लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन सभी डिस्कस करें हमने इसमें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेना चाहते हैं आगे, क्योंकि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। किसी भी आने वाले वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आगे भी ऐसे ही मेरा साथ देंगे और मेरी वीडियो का लुत्फ़ उठाते रहेंगे। और अगर दोस्तों आपको हमारे इस YouTube चैनल की किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से ही है, आपको वहाँ हम सारी की सारी PDF फाइल प्रोवाइड करवा देंगे जिससे कि आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।